इस भयानक जंग के बीच खौफनाक साजिश का कच्चा चिट्ठा लेकर हाजिर हूं मैं, प्रशांत चुरहे। लगता है यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को पुतिन को सीधी धमकी देना बेहद भारी पड़ गया, क्योंकि रूसी सेना ने आधी रात में पूरे यूक्रेन पर भयंकर मिसाइल और ड्रोन से हमले किए हैं। और आप इन हमलों की तीव्रता का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि रूस ने करीब 700 मिसाइल और ड्रोन से हमला करके राजधानी कीव को पूरी तरह से ब्लैकआउट कर दिया है। और अब जेलेंस्की ने नेटो, अमेरिका और पूरे यूरोप को चेतावनी दी है कि यूक्रेन हारा तो अगला हमला सीधे उन पर होगा। भस्म कर दिया कीव, 7 जिलों में आपातकाल। अभी 24 घंटे भी नहीं हुए हैं जेलेंस्की की उस धमकी को, जिसमें जेलेंस्की की टीम ने बयान दिया था कि यूक्रेन किसी भी कीमत पर रूस को 1 इंच भी जमीन नहीं देगा। और इधर पुतिन ने यूक्रेन की इस धमकी और चैलेंज के खिलाफ यूक्रेन की राजधानी कीव पर इतना भयानक हवाई हमला किया, जिसमें कीव के 7 जिलों में कोहराम मच गया। दावा किया गया है कि रूस ने मिसाइल और ड्रोन का ऐसा क्लस्टर अटैक किया है जिसने यूरोप, अमेरिका और नेटो के एयर डिफेंस का धुआं निकाल कर रख दिया है। हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि कैसे रूस के तीखे हमलों ने साफ कर दिया कि अब रूस बातचीत से नहीं बल्कि बारूद से यूक्रेन के इलाकों पर कब्जा पूरी तरह से कर लेगा। रूसी स्कंदर और किंजल जैसे मिसाइलों ने सबसे भीषण हमले किए। इधर खबर है कि रूस से सीधी जंग में नेटो और खास तौर से जर्मनी बुरी तरह से घिरने जा रहे हैं। दावा तो यहाँ तक किया गया है कि रूस के खिलाफ जर्मनी ने जंग करने के लिए 1200 पेज में गुप्त प्लान बनाया है, जिसे यूरोपीय यूनियन और नेटो देशों के साथ साझा किया जा रहा है। ऐसे हालात में अब सवाल उठ रहे हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के सामने आखिर विकल्प क्या है, और क्या मॉस्को जाने वाले ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ पुतिन के कोहराम मचाते हमलों को रोक पाएंगे। लेकिन इन तमाम सवालों के बीच शुरुआत करते हैं यूक्रेन की राजधानी कीव से, जहां हर घंटे के साथ मौत का तांडव बढ़ता चला जा रहा है। कीव में हुआ ब्लैकआउट, बंकर में घुस गए जेलेंस्की। रूस इस वक्त यूक्रेन पर तूफानी हमले करने में जरा भी कसर नहीं छोड़ रहा है। एक तरफ पूर्वी यूक्रेन के 4 बड़े इलाकों को पूरी तरह से कब्जे में रूसी सेना करने में जुटी हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ दक्षिणी यूक्रेन में रूस के ताजा हमलों से यूक्रेन की हालत और ज्यादा खराब होती जा रही है। हैरानी की बात तो ये है कि यूक्रेन अब उन हमलों को भी नहीं रोक पा रहा है जिसे वो आसानी से रोक लिया करता था। दावा किया जा रहा है कि रूसी सेना ने यूक्रेन में तैनात अमेरिका, यूरोप और नेटो देशों के एयर डिफेंस सिस्टम की काट खोज ली है, जिसकी वजह से अब रूस के हवाई हमलों को 60 से 80% के बीच सफलता मिलने लगी है। आधी रात में जिस तरह से रूस के ताजा हमलों से कीव में कोहराम मचा है, उसने जेलेंस्की के होश फाख्ता कर दिए हैं। कीव पर कयामती हमले, 500 मिसाइल वाला रूसी तूफान। पुतिन के आदेश पर आधी रात में रूसी सेना ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर बहुत बड़ा हवाई हमला किया है। दावा किया जा रहा है कि नवंबर के महीने का ये सबसे भयानक हवाई हमला है। दावों के मुताबिक रूस ने कीव और उसके कम से कम 7 जिलों पर 500 मिसाइल और ड्रोन से हमले किए हैं, जिसमें अकेली राजधानी कीव में ही 10 से ज्यादा यूक्रेनी नागरिक मारे गए हैं, जबकि 50 के करीब यूक्रेनी रूसी हमले में बुरी तरह से घायल बताए जा रहे हैं। दावा तो यहाँ तक किया जा रहा है कि रूस ने चुन चुनकर कीव में उन इलाकों को निशाना बनाया है
जहां अमेरिका और यूरोप के एयर डिफेंस को तैनात किया गया। यानी रूस ने स्कंदर और किंजल जैसी मिसाइलों से अमेरिका और नेटो के एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देते हुए भयानक तबाही मचाई है। दावा तो ये भी है कि राजधानी कीव में पूरी तरह से अंधेरा छा गया है, जबकि कीव के मेयर विटाली क्लिट्स्को का दावा है कि पूरे कीव में बिजली सप्लाई ठप नहीं हुई है। कीव के पश्चिमी हिस्से में फिलहाल बिजली नहीं है। अब आप ये भी जान लीजिए कि रात भर चले रूस के ताजा हमलों में कीव के 7 जिलों में कहां और कितना नुकसान हुआ है। यूक्रेन की राज्य आपातकालीन सेवा के मुताबिक स्वियातोशिंस्की जिले में हुए रूसी हमले में एक ड्रोन ने 3 मंजिला आवासीय इमारत पर हमला किया, जिससे आग लग गई और एक शख्स की जान चली गई। वहीं दारनेत्स्की जिले में एक रॉकेट ड्रोन के एक अपार्टमेंट इमारत के आंगन में गिरने से एक और व्यक्ति की मौत की खबर है। कम से कम 6 लोग यहां घायल हुए, जबकि शेवचेंकिवस्की जिले में एक अपार्टमेंट इमारत की 2 मंजिलों में भीषण आग लगी है, जिससे भारी नुकसान की खबर है। इसके अलावा सोलोमिन्स्की जिले में ड्रोन का मलबा 2 अपार्टमेंट की इमारतों पर गिरा है। एक मामले में आग लग गई है और इसमें कई कारें और इमारत का बाहरी हिस्सा भी क्षतिग्रस्त हुआ है। द्निप्रोवस्की जिले में 3 लोगों को आग की लपेटों से बचाया गया, जिसने एक 10 मंजिला अपार्टमेंट इमारत को काफी हद तक नष्ट कर दिया। ओबोलोन्स्की जिले में एक निजी घर पर गोलाबारी की वजह से आग लग गई, जिससे आपातकालीन प्रतिक्रिया दल अभी भी जूझ रहा है। होलोसिविस्की जिले में ड्रोन के मलबे से टकराने के बाद गैरेज में आग लग गई। Залякування Росії, обстріли відбуваються по мирному населенню для того, щоб Київ та влада швидше приймали рішення. Це моя така думка, що вони просто б'ють по цивільному населенню для того, щоб ми прийняли скоріше рішення. Чистої води тероризму як можна описати? Коли з дітьми цілу ніч не спиш, і буквально кожної ночі. यूक्रेन का चीफ खा गया 830 करोड़ रुपए। जेलेंस्की का करीबी गद्दार निकला। यूक्रेन पूरी तरह से घिर चुका है। एक तरफ रूस के खूनी हमलों ने राजधानी कीव समेत 20 शहरों को तबाह कर डाला है, तो वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के चीफ ऑफ स्टाफ एंड्री यरमक पर ऐसे घोटाले का आरोप लगा है जिसने जेलेंस्की की जड़ों को हिलाकर रख दिया है। दावा किया जा रहा है कि युद्ध और परमाणु ऊर्जा के नाम पर यूक्रेन में 830 करोड़ का एक घोटाला हुआ है, जिसमें जेलेंस्की के करीबी एंड्री यरमक पूरी तरह से फंस चुके हैं। एंड्री यरमक पर घोटाले के आरोप लगने के बाद यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि उनके चीफ ऑफ स्टाफ एंड्री यरमक ने अपने घर पर भ्रष्टाचार विरोधी छापेमारी के बाद इस्तीफा दे दिया है। यरमक एक कद्दावर राजनीतिक प्रभाव वाले व्यक्ति रूस के व्यापक युद्ध के दौरान जेलेंस्की के सबसे करीबी सलाहकार रहे हैं, लेकिन एक घोटाले ने जेलेंस्की की जड़ों को हिलाकर रख दिया है। जेलेंस्की ने अपने चीफ ऑफ स्टाफ एंड्री यरमक को हाल ही में उन्हें महत्वपूर्ण वार्ताओं का नेतृत्व करने के लिए नियुक्त किया था, जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रूस यूक्रेन युद्ध को खत्म करने के लिए एक नए अभियान का नेतृत्व कर रहे थे। जेलेंस्की ने चेतावनी दी कि हम सब कुछ खोने का जोखिम उठा रहे हैं। भ्रष्टाचार के कांड ने यूक्रेन को हिलाकर रख दिया है, जिससे जेलेंस्की की अपनी स्थिति कमजोर हो गई है और इस नाजुक समय में अमेरिका के साथ देश की बातचीत की स्थिति खतरे में पड़ गई है। यूक्रेन अपने यूरोपीय सहयोगियों के समर्थन से अमेरिका के नेतृत्व वाली शांति योजना के मसौदे की शर्तों को बदलने की कोशिश कर रहा है, जिसे मूल रूप से रूस के पक्ष में भारी माना जा रहा था। अब ऐसे हालात में ये यूक्रेन के लिए दोहरा झटका है। Дуже хоче, щоб Україна робила помилки. З нашого боку помилок не буде. Наша робота триває. Наша боротьба. 24 घंटे में 200 मोर्चों पर यूक्रेनी सेना का सफाया। हम आपको पिछले 24 घंटे में रूसी हमलों का वो सच दिखाने जा रहे हैं, जिससे साबित हो रहा है कि रूस शांति समझौते से पहले ज्यादा से ज्यादा पूर्वी यूक्रेन के इलाकों पर कब्जा करना चाहता है।
दावा तो यहां तक किया गया कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से मिले संकेतों के दम पर रूस ने यूक्रेन पर हमले 10 से 15 गुना तेज कर दिए हैं। आखिर यूक्रेन की आड़ में अमेरिका रूस के साथ कौन सा खेल खेल रहा है? पहले आप ये देखिए, रूस ने 24 घंटे में यूक्रेन पर कहां-कहां और कितने हमले किए हैं। पिछले 24 घंटे में रूसी सेना ने पूर्वी यूक्रेन के कम से कम 8 बड़े इलाकों पर तूफानी हमले किए हैं। दावों के मुताबिक यूक्रेन में लड़ाई तेज होने के साथ ही एक दिन में 200 से ज्यादा झड़पें हुई हैं। यूक्रेन की सेना का कहना है कि पिछले 24 घंटों में 216 मुठभेड़ें हुई है, जो पिछले हफ्तों में सबसे भीषण जंग है। दावों के मुताबिक रूस ने 41 हवाई हमले किए, 100 से ज्यादा गाइडेड बम से हमले किए, 3100 से ज्यादा आत्मघाती ड्रोन से हमले किए। यूक्रेनी ठिकानों और कस्बों पर लगभग 3000 तोप के गोले दाग दिए गए। कई मोर्चों पर यूक्रेनी और रूसी सेना के बीच आमने सामने की जंग हो रही है, जिसमें स्लोबोजांस्की, कुपियांस्क, लाइमन, क्रामाटोर्स्क, कोस्टियांटिनिवका, पोक्रोवस्क, होलियापोल और ओरिखीव में भी भीषण लड़ाई और बड़ी झड़पें हुई हैं। सेना ने आगे बताया कि लीमन और पोक्रोवस्क में सबसे ज्यादा खूनी हमले हुए हैं। यूक्रेनी सेना का ये दावा है कि रूस को काफी नुकसान हुआ है। पिछले 24 घंटे में अकेले पोक्रोवस्क क्षेत्र में 126 रूसी सैनिक मारे गए या फिर घायल हुए। यूक्रेन की सेना ने कहा कि सबसे भीषण लड़ाई जापोरेजिया के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र के रणनीतिक शहर होलियापोल में हुई है, जहां रूसी गोलाबारी और ड्रोन हमलों में वृद्धि के बीच में सेनाएं जमीन से हर मीटर के लिए संघर्ष कर रही हैं। यूक्रेनी सशस्त्र बलों के जनरल स्टाफ ने दावा किया कि उनके बलों ने पिछले दिन 1140 रूसी सैनिकों को मार डाला या फिर घायल कर दिया। यूक्रेनी सेना ने यह भी दावा किया है कि उसने पिछले 24 घंटे में एक रूसी टैंक, 3 बख्तरबंद लड़ाकू वाहन, 21 तोपखाना इकाइयां, 214 ड्रोन और 2 विमान भी नष्ट कर दिए। अगर रूसी हमलों को लेकर पिछले 60 दिनों के आंकड़ों पर नजर डालें तो 28 सितंबर 2025 से 27 नवंबर 2025 तक रूसी हमलों में बेतहाशा बढ़ोतरी देखी गई है, जिसमें रूस ने मिसाइलों और ड्रोनों का रिकॉर्ड तोड़ इस्तेमाल किया है। यूक्रेनी वायुसेना के मुताबिक रूस ने पिछले 60 दिनों में 10,000 से ज्यादा ड्रोन हमले के लिए इस्तेमाल किए हैं, जिसमें से 70% रूस के शाहिद ड्रोन का इस्तेमाल किया गया, जबकि अलग अलग तरह के 500 से ज्यादा क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों से रूस ने यूक्रेन पर पिछले 60 दिनों में हमला किया है। ये आंकड़े यूक्रेन के आधिकारिक रिपोर्ट्स पर आधारित हैं। रूस का दावा है कि ये हमले यूक्रेन की सैन्य क्षमता को कमजोर करने के लिए है, लेकिन यूनाइटेड नेशन की मानवाधिकार निगरानी मिशन के मुताबिक ये नागरिकों पर अनुपातहीन प्रभाव डालते हैं और 2025 में कीव में नागरिक मौतों में 2024 की तुलना में 4 गुना बढ़ोतरी हुई है। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने इसे आतंकवादी हमले करार दिया। Значит, мы до сих пор получаем заходы о прекращении боевых действий там. Войска Украины уйдут из занимаемых ими территорий. Вот тогда и прекратятся боевые действия. Не уйдут, ми доб'ємося этого вооруженим путем. От. Зараз я чую, що розвідки партнерів дають їм інформацію, що російська позиція стала заходити, в тому числі через деяких суб'єктів з України. Це точно не допомагає. Є наша державна позиція, є українська гідність. Рухатись треба так, щоб її посилити, а не підважити. Розраховую, що мене почують зараз ті, кого це стосується. रूसी हमलों से यूक्रेनी शहरों में हाहाकार मचा हुआ है। रूसी सेना ने पूर्वी यूक्रेन के डोनेस्क में वासियुकीवका गांव पर कब्जा कर लिया और पोक्रोवस्क के 66% हिस्से पर नियंत्रण मजबूत कर लिया। सीवर्स्क में रूसी सेना को जबरदस्त बढ़त मिली है, लेकिन यूक्रेन ने कुपियांस्क में रूस के खिलाफ जवाबी हमला किया है, जो लगभग 25 वर्ग किलोमीटर में हो रहा है। रूसी सैन्य टुकड़ियां यूक्रेन के वावचांस्क के 80% हिस्से पर कब्जा करने के करीब हैं, लेकिन यूक्रेन ने कुछ मोर्चों पर वापसी करने का भी दावा किया है। रूसी सेनाओं ने गुलियापोल के उत्तर में बढ़त हासिल की है।
ईरान के इशारे पर हिजबुल्लाह ने अब इजराइल के खिलाफ एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। जब से ईरान में रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने कहा कि हिजबुल्लाह कमांडर की मौत का बदला लिया जाएगा, तब से हिजबुल्लाह की लीडरशिप ने इजराइल को तनाव देना शुरू कर दिया है। नईम कासिम ने नेतन्याहू से कहा कि वो बदला जरूर लेंगे, बस वक्त और जगह का फैसला हिजबुल्लाह करेगा। दक्षिण बेरूत पर हमला हुआ, इजराइल का बम गिरा और हिजबुल्लाह का बड़ा कमांडर अली तबतबाई मार डाला गया। हमले से पहले आसमान में जेट विमानों की गड़गड़ाहट और फिर कुछ सेकंड बाद यहां हुआ जोरदार धमाका। हिजबुल्लाह के बदले की वार्निंग दी आ गई है। हिजबुल्लाह चीफ ने इजराइल को ललकारा है। सवाल है, हिजबुल्लाह इन धमाकों का बदला किससे लेगा? क्या तबतबाई पर हुई एयर स्ट्राइक के बदले इजराइल के आर्मी चीफ को टारगेट बनाया जाएगा? क्या इजराइल के रक्षा मंत्री पर निशाना साधा जाएगा? या फिर हिजबुल्लाह ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से बदला लेने का फैसला कर लिया है? क्या यही तीनों नईम कासिम के मेन टारगेट बन चुके हैं, जिनसे तबतबाई का बदला लिया जाएगा? हिजबुल्लाह की स्पेशल फोर्स रज़वान को ऑपरेशन के ऑर्डर दे दिए गए हैं। इजराइल और लेबनान का बॉर्डर सुपर एक्टिव मोड में है। सवाल है, क्या नईम कासिम रज़वान को बड़ा ऑर्डर देने जा रहे हैं? हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच दुश्मनी इस वक्त माउंट एवरेस्ट वाली ऊंचाई पर पहुंच गई है और उसकी वजह है कमांडर तबतबाई। इजराइल ने हिजबुल्लाह के बहुत बड़े कमांडर हैसम अली तबतबाई को मार डाला है। हैसम अली तबतबाई ने ही हिजबुल्लाह की रज़वान कमांडो फोर्स तैयार की थी। रज़वान कमांडो फोर्स हिजबुल्लाह की सबसे खतरनाक फोर्स मानी जाती है। तबतबाई के मर्डर के बाद से हिजबुल्लाह में हड़कंप मचा हुआ है और नईम कासिम ने कह दिया है, बदला कब और कहां लिया जाएगा, इसका फैसला हिजबुल्लाह करेगा। في مواجهة استشهاد الشهيد السيد أبو علي رضوان الله تعالى عليه وإخوانه، هذا اعتداء سافر وجريمة। लेबनान की राजधानी बेरूत का ड्रोन वीडियो देखिए। ये वो जगह है जो अब भी नेतन्याहू के लिए सबसे बड़ा चैलेंज बनी हुई है। लेबनान की सेना और यहाँ की सरकार पर हिजबुल्लाह की फोर्स हावी है। यहाँ की सेना से ज्यादा मजबूत हिजबुल्लाह को माना जाता है और हिजबुल्लाह का भी कहना है कि लेबनान को इजराइल के पंजे से अगर कोई बचा सकता है तो वो हिजबुल्लाह ही है। इसी बेरूत शहर के दक्षिणी हिस्से पर तबतबाई की लोकेशन इजराइल का टारगेट बनी थी। इस 10 मंजिला इमारत का हाल देखिए, चारों तरफ अफरा तफरी। यहीं पर हिजबुल्लाह कमांडर तबतबाई पर इजराइल ने बहुत बड़ा हमला किया था। हमले से पहले आसमान में जेट विमानों की गड़गड़ाहट और फिर कुछ ही सेकंड बाद यहां हुआ जोरदार धमाका। एक ड्रोन के थर्मल कैमरे से रिकॉर्ड की गई ये तस्वीरें देखिए। इजराइल ने ये वीडियो जारी किया है, बताया है कि कैसे उस अड्डे को उड़ाया गया जहां पर कमांडर तबतबाई के मौजूद होने की सीक्रेट जानकारी मिली। तबतबाई को खत्म करने का फैसला नेतन्याहू ने बहुत जोश में लिया है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन इस हमले के बाद
हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच युद्ध शुरू होने में बस बाल भर का फासला बाकी रह गया है। بهذه الزيارة في هذه المرحلة المفصلية، وإن شاء الله تكون للحبر الأعظم المساهمة في تعميم السلام. हिजबुल्लाह और हमास की आड़ में इजराइल लगातार दक्षिण लेबनान पर बम बरसा रहा है, चाहे वो तायर हो या फिर सिदौन। फिलिस्तीन शरणार्थी कैंप इजराइल के टारगेट पर हैं। इजराइल का दावा है कि दक्षिण लेबनान में ऐसे टारगेट तबाह किए जा रहे हैं जहां इजराइल के खिलाफ साजिश हो रही है। צה"ל חיסל את עלי טבטבאי, רמטכ"ל ארגון הטרור חיזבאללה. טבטאי הוא רב מרצחים. ידיו מגואלות בדם של ישראלים ואמריקנים רבים. ולא בכדי, ארצות הברית הציעה פרס כספי של $5 מיליון על הראש שלו. טבטאי שימש כמפקד בכיר בכוח רדואן, זה הכוח שהתכונן לכבוש את הגליל ולשחוט הרבה מאזרחינו. दक्षिण बेरूत में हुए नए हमले में हिजबुल्लाह के सबसे बड़े मिलिट्री कमांडर हैसम अली तबतबाई के अलावा 4 और डिप्टी कमांडर भी मार डाले गए। इसमें मुस्तफा ब्रू, रिफत हुसैन, इब्राहिम हुसैन और कासिम हुसैन बरजावी भी शामिल है। ये सभी लोग हैसम अली तबतबाई के साथ या आसपास ही मौजूद थे। 5 कमांडरों का एक हमले में मारा जाना हिजबुल्लाह के लिए बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है। सीरिया में जुलानी की हुकूमत आने के बाद से हिजबुल्लाह कमजोर हुआ है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन इस एंटी इजराइल फोर्स को फिर से ताकतवर बनाने के लिए नईम कासिम ने लगातार कोशिश जारी रखी है। इसी कड़ी में हैसम अली तबतबाई नईम कासिम का सबसे कारगर कमांडर बन चुका था। वो हिजबुल्लाह को फिर से खड़ा कर रहा था, रज़वान जैसी कमांडो फोर्स को फिर से ताकतवर बना रहा था। और ये बात इजराइल के लिए बहुत बड़े खतरे की घंटी की तरह लगातार बज रही थी। And a short while ago, the IDF attacked the Hezbollah chief of staff in the heart of Beirut, who led the strengthening and arming of the terrorist organization. Prime Minister Netanyahu ordered the attack upon the recommendation of the defense minister and the IDF chief of staff. हिजबुल्लाह के कमांडरों का शिकार नेतन्याहू ने कैसे कैसे किया है, इसके धमाकों की एक फहरिस्त आपके सामने है। दक्षिण लेबनान की पहाड़ियों से लेकर बेरूत की इमारतों के बीच इजराइल के बम लगातार फटते रहे हैं। इजराइल ने नसरल्लाह से लेकर हिजबुल्लाह के हर कमांडर को मारकर ये बताया है कि लेबनान में उसकी इज्जत के बाहर कोई नहीं है। वो जब चाहे जिसे चाहे वहीं खत्म कर सकता है। हिजबुल्लाह के कमांडरों का जनाजा देखिए और साथ में इजराइल के धमाके देखिए। ये दोनों तस्वीरें बता रही है कि नेतन्याहू को ना गाजा में रोकना मुमकिन था, ना ही लेबनान में रोकना मुमकिन होगा। नेतन्याहू नक्शे पर जहां अंगुली रखेंगे, इजराइल की वायुसेना वहां बम गिराएगी। और फिलहाल इसका सबसे बड़ा टारगेट लेबनान बन गया है। हालात बता रहे हैं कि लेबनान और इजराइल के बॉर्डर पर युद्ध फिर भड़कने वाला है। इजराइल के मार्कवा टैंक की ब्रिगेड को लेबनान बॉर्डर पर पहुंचा दिया गया है, लेबनान की जमीन को गाजा की तरह रौंदने के लिए। नेतन्याहू का ऑर्डर किसी भी वक्त आ सकता है। इजराइल का सबसे खतरनाक टैंक मार्कावा और उसकी नेमर बख्तर बंद गाड़ियां कमांडोज के साथ तैनात कर दी गई हैं। इस वक्त इसे दुनिया के सबसे खतरनाक युद्ध की शुरुआत के तौर पर देखा जा सकता है। ये ऐसा मोर्चा है
जहां एक तरफ दुनिया की सबसे आधुनिक मानी जाने वाली इजराइल की फौज है और दूसरी तरफ है इजराइल का सबसे बड़ा दुश्मन मिलिशिया हिजबुल्ला, जिनकी टक्कर अब आमने सामने नजर आ रही है। इस भड़कते हुए युद्ध की सबसे नई वजह है हिजबुल्ला कमांडर हैसम अली तबतबाई की हत्या।